मूवी की शुरुआत ब्राजील के एक छोटे से द्वीप से होती है, जहां रहने वाला एक मासूम सा लड़का मिगेल स्कूल के बाद अपनी सबसे प्यारी दोस्त कैलिस्टा से मिलता है। कैलिस्टा मिगेल को उसके जन्मदिन के लिए एक तोहफा देती है और उससे कहती है कि वह इसे अगले दिन अपने जन्मदिन के जश्न के दौरान ही खोले। तोहफा पाकर मिगेल बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वह खेलता हुआ समुद्र किनारे अपने पिता के पास पहुंचता है। उसके पिता जोआओ एक बहुत ही कुशल मछुआरे हैं और कैलिस्टा के पिता भी उनके बचपन के दोस्त हैं। घर लौटते समय मिगेल अपने पिता से कहता है कि वह भी अगली सुबह उनके साथ मछली पकड़ने जाना चाहता है। जोआओ मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि वे इस बारे में सोचेंगे और उसे घर ले आते हैं। घर पहुंचकर मिगेल अपनी माँ मारिया से मिलता है और अपने तोहफे को बैग से निकालकर एक जगह संभाल कर रख देता है। फिर वह संगीत चलाकर अपनी माँ के साथ खुशी खुशी नाचने लगता है। कुछ ही देर में उसके पिता भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। इस पल तक मिगेल और उसके परिवार की जिंदगी बहुत ही खूबसूरत, सुकून भरी और खुशहाल दिखाई देती है। अगली सुबह मौसम खराब होने की वजह से जोआओ मिगेल को अपने साथ समुद्र में ले जाने से डरते हैं, लेकिन मिगेल के बार बार मनाने और यह सोचकर कि कहीं जन्मदिन पर वह उदास ना हो जाए, आखिरकार वह मान जाते हैं और एक छोटी सी नाव में मिगेल को अपने साथ लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ ही देर में मौसम अचानक बदलने लगता है। हवाएं तेज हो जाती हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती हैं। हालात को भांपते हुए जोआओ तुरंत वापस लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे लौट पाते, एक जोरदार लहर उनकी नाव को बुरी तरह पलट देती है। जोआओ घबराकर चारों ओर मिगेल को ढूंढते हैं और उसे पुकारते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मिगेल पहले ही समुद्र की गहराइयों में समा जाता है और उसी पल जोआओ अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देते हैं। अब हम कई सालों बाद अर्जेंटीना के पैटागोनिया इलाके के एक समुद्री तट पर पहुंचते हैं, जहां पेंगुइनों का एक बड़ा समूह अपने सालाना माइग्रेशन की तैयारी कर रहा होता है। वहीं वैज्ञानिक एड्रियाना अपने साथियों स्टेफनी और कार्लोस के साथ पेंगुइनों की गतिविधियों और उनके माइग्रेशन पर रिसर्च कर रही होती है। माइग्रेशन शुरू होते ही सारे पेंगुइन समुद्र में उतरकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इसी झुंड में एक प्यारा सा पेंगुइन अचानक रास्ते में एक मछली के पीछे चला जाता है और अपने साथियों से बिछड़ जाता है। वह बार बार कोशिश करता है कि किसी तरह वापस अपने झुंड तक पहुंच सके, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। कुछ ही देर में वह समुद्र में फैले तेल के बीच पहुंच जाता है। उसके पंख तेल से भर जाते हैं, जिससे वह तैरने में भी असमर्थ हो जाता है और थक हार कर समुद्र के बहाव के साथ बहने लगता है। इसी दौरान हम बूढ़े हो चुके जोआओ को देखते हैं। वह आज भी मछुआरे का काम करते हैं, लेकिन अब एक उम्मीद खो चुके इंसान की तरह उनके चेहरे पर हमेशा उदासी रहती है। जोआओ के बाकी मछुआरे दोस्त भी उन पर तंज कसते हैं, क्योंकि बेटे की मौत के बाद से जोआओ सबसे कटकर रहने लगे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बचपन के दोस्तों से भी बातचीत बंद कर दी है। दोस्तों की बातों से परेशान होकर जोआओ वहाँ से अकेले चले जाते हैं। तभी उनकी नज़र समुद्र में किसी अजीब सी हलचल पर पड़ती है। पास जाकर देखने पर उन्हें पता चलता है कि यह वही पेंगुइन है जो लहरों के साथ बहकर यहाँ तक पहुँच गया है और अब भी जिंदा है। जोआओ उसे बचाने के लिए बिना देर किए अपने घर ले आते हैं। उसकी कमज़ोर हालत देखकर वे उसे प्यार से मछलियाँ खिलाते हैं और उसकी देखभाल करते हुए अच्छे से नहलाते हैं, ताकि उसके शरीर से सारा तेल साफ हो जाए। वह उसे प्यार से सहलाते हैं, मानो उनकी ज़िंदगी में कई सालों बाद फिर से कोई उम्मीद लौट आई हो। उधर बाजार में उनकी पत्नी मारिया कुछ फल खरीदने कैलिस्टा के पास जाती है, जो उनके दिवंगत बेटे मिगेल की बचपन की दोस्त थी। कैलिस्टा भी अब बड़ी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है, जिसका नाम लूसिया है। जब मारिया घर लौटती है तो वह फ्रिज के पास तेल के निशान देखकर चौंक जाती है। तभी अचानक बाथरूम से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वह भागकर बाथरूम में देखती है तो वहाँ उस पेंगुइन को देखकर हैरान रह जाती है और उसे घर में रखने से मना कर देती है। जोआओ उन्हें समझाते हैं कि वह बहुत खराब हालत में मिला था और वे बस तब तक उसे रखेंगे जब तक वह ठीक नहीं हो जाता, फिर उसे वापस छोड़ देंगे। वह पेंगुइन भी बहुत शरारती होता है और थोड़ी ही देर में पूरे बाथरूम में टॉयलेट पेपर फैला देता है। जोआओ को उसकी ये छोटी छोटी शरारतें बहुत पसंद आती हैं। हालांकि उनकी पत्नी को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर भी वह मजबूरी में सहन कर लेती है। लेकिन जब जोआओ मिगेल की एक पुरानी टोपी को काटकर प्यार से पेंगुइन को पहना देते हैं तो यह देखकर उनकी पत्नी भी भावुक हो जाती है। उन्हें भी वह पेंगुइन अब बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह लगने लगता है, इसलिए अब वह बिना कोई शिकायत किए आसपास की सफाई भी करने लगती है। धीरे धीरे पेंगुइन की देखभाल करते हुए एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन जोआओ उसे पूरी तरह ठीक होने तक अपने पास रखना चाहते हैं। वे रोज उसके लिए मछलियाँ लाते हैं और उससे प्यार करते हैं।
पेंगुइन भी जोआओ से बेहद लगाव महसूस करने लगता है और धीरे धीरे उनकी बातें मानने लगता है। जब जोआओ को महसूस होता है कि पेंगुइन अब पूरी तरह ठीक हो चुका है, तो वह उसे उस जगह छोड़ने का फैसला करते हैं जहां पेंगुइन रहते हैं। इसी दौरान समुद्र के किनारे कैलिस्टा अपनी बेटी लूसिया के साथ पहुंचती है। लूसिया पहली बार पेंगुइन को देखकर खुशी से उछल पड़ती है और उसी पल उसका नाम डिंडिम रख देती है। जोआओ को भी यह नाम बहुत पसंद आ जाता है और वे भी अब पेंगुइन को उसी नाम से बुलाने लगते हैं। जोआओ लूसिया को समझाते हैं कि अब डिंडिम के अपने परिवार के पास लौटने का समय आ गया है और शायद अब वे उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। इसके बाद जोआओ डिंडिम को अपनी छोटी सी नाव में बैठाकर वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते भर उससे बातें करते रहते हैं और उसे दूर पेंगुइनों के रहने वाली एक सुनसान सी जगह पर ले जाकर कहते हैं, यही तुम्हारा घर है, और उसे वहीं छोड़कर अकेले वापस लौटने लगते हैं। लेकिन डिंडिम भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। अजीब सी आवाज़ें निकालता है, मानो कह रहा हो मुझे मत छोड़ो। लेकिन जोआओ जानते हैं कि यही डिंडिम का प्राकृतिक घर है, इसलिए भारी मन से वहां से लौट आते हैं। पीछे डिंडिम भी उदास होकर इधर उधर देखने लगता है। घर पहुंचकर जोआओ अपनी पत्नी को बताते हैं कि उन्होंने डिंडिम को उसकी गुफा में वापस छोड़ दिया है। लेकिन अगले ही दिन आश्चर्यजनक रूप से डिंडिम फिर से घर वापस लौट आता है और घर के अंदर ऐसे घुसता है जैसे वह उसका अपना ही घर हो। जोआओ उसे वापस अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और मारिया से कहते हैं कि शायद डिंडिम को यही घर सुरक्षित लगता है। इसके बाद जोआओ डिंडिम को अपने साथ समुद्र किनारे घुमाने ले जाते हैं। अपने सभी मछुआरे दोस्तों को बताते हैं कि उसका नाम डिंडिम है और उसके लिए मछलियाँ भी लेते हैं। इस बहाने उनकी अपने दोस्तों से थोड़ी बातचीत भी हो जाती है, जिनसे वह पहले बात करना ही छोड़ चुके थे। जोआओ अपने घर के बाहर डिंडिम के लिए एक छोटा सा घर बना देते हैं और देखकर खुश होते हैं कि डिंडिम भी उनके बनाए हुए घर के अंदर जा रहा है। डिंडिम भी प्यार से अपने नए घर को अपनाने और सजाने लगता है। फिर वह सामने से गुजरती एक औरत को देखता है और उत्सुकता में उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। चलते हुए वह उन जगहों को महसूस करता है जहां कभी मिगेल खेला करता था। घूमते घूमते डिंडिम गांव तक पहुंच जाता है। शरारत में वह एक लड़के की साइकिल का टायर पंचर कर देता है और भाग जाता है। पूरा इलाका घूमता है। इस बीच लूसिया उसे देखकर आवाज लगाती है, लेकिन डिंडिम आखिरकार अपने घर जोआओ के पास लौट आता है। वह जोआओ के पैरों के पास ही सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर पूरे घर में घूमने लगता है और अंत में मिगेल के कमरे में पहुंच जाता है। वहां उसे कैलिस्टा का मिगेल को दिया हुआ वही पुराना तोहफा मिलता है। डिंडिम उसे उठाकर घर से बाहर ले जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जब जोआओ डिंडिम को खाना देने बाहर आते हैं तो डिंडिम वहां नहीं होता। उन्हें समुद्र की ओर जाते हुए पैरों के निशान दिखते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि डिंडिम चला गया है। ये बात जोआओ को बहुत दुखी कर देती है। उन्हें लगता है कि उनका दोस्त हमेशा के लिए चला गया। दूसरी ओर डिंडिम वापस पैटागोनिया लौट जाता है, उसी समुद्री तट पर जो उसका असली घर है। वहीं वैज्ञानिक एड्रियाना, स्टेफनी और कार्लोस उसे अपनी रिसर्च के लिए पकड़ लेते हैं। वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि यह पेंगुइन बाकी पेंगुइनों की तुलना में काफ़ी फ्रेंडली है और अच्छी तरह से पोषित भी है। वे उसके पंख में एक लाल रंग का नंबर टैग पहनाते हैं और उसे फिर से आज़ाद कर देते हैं। डिंडिम अपने घोंसले में लौट आता है और माइग्रेशन से लौटे अपने बाकी साथियों के साथ अगले कुछ महीनों तक वहीं सामान्य जीवन जीने लगता है। इसी दौरान वैज्ञानिक बताते हैं कि पेंगुइन दुनिया के किसी भी कोने में हों, वे हमेशा उसी साथी के पास और उसी घोंसले में लौटते हैं जैसे उनमें कोई खास जीपीएस लगा हो। जब वैज्ञानिक डिंडिम के घोंसले को देखते हैं तो पाते हैं कि वह बाकी घोंसलों से अलग है। डिंडिम के अलग और अनोखे व्यवहार की वजह से एड्रियाना उसकी याद के लिए उसकी तस्वीरें भी लेती है। इधर डिंडिम के जाने से बहुत दुखी जोआओ यह सोचकर कि डिंडिम अब शायद कभी नहीं लौटेगा, उसके घर को हटाने का सोचते हैं। लेकिन फिर अपनी पत्नी के समझाने पर वे दोनों मिलकर डिंडिम के घर को ढक देते हैं। कुछ दिनों बाद जोआओ देखते हैं कि डिंडिम आश्चर्यजनक रूप से फिर से वापस अपने घर में लौट आया है। इतने लंबे समय बाद भी डिंडिम के वापस लौट आने से जोआओ और मारिया दोनों की ही खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बाद में जब जोआओ डिंडिम को लेकर गांव में घूमने निकलते हैं तो यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि डिंडिम फिर से जोआओ के पास लौट आया है। सारे लोग खुशी खुशी डिंडिम के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, उसकी तस्वीरें लेते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। इसी दौरान एक महिला वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जोआओ से पूछती है कि क्या यह उनका पालतू है। इस पर जोआओ मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, ये मेरा पालतू नहीं है, मेरा दोस्त है और इसने हमें खुद चुना है। ये वीडियो सोशल मीडिया के जरिए एड्रियाना और उसके साथियों तक भी पहुंच जाता है। वीडियो देखकर वे सभी हैरान रह जाते हैं और पेंगुइन के पंख में लाल रंग का टैग देखकर सोचने लगते हैं कि कहीं यह वही पेंगुइन तो नहीं जिस पर वे रिसर्च कर रहे थे।
इसी शक को पक्का करने के लिए एड्रियाना ब्राज़ील में अपने एक सहयोगी से संपर्क करती है ताकि डिंडिम के बारे में और जानकारी हासिल की जा सके। दूसरी ओर जोआओ फिर से डिंडिम के साथ बेहद खुश रहते हैं और पूरा दिन उसी के साथ बिताते हैं। तभी एक दिन एड्रियाना का पत्रकार दोस्त उनके घर आता है ताकि डिंडिम का टैग नंबर पता कर सके। जोआओ को डर होता है कि यह जानकारी देने से कहीं वे डिंडिम को लेकर न चले जाए, लेकिन उनकी पत्नी समझाती है कि सब ठीक है, तो वह मान जाते हैं और डिंडिम का टैग नंबर बता देते हैं। जब पत्रकार को जोआओ का डिंडिम के प्रति गहरा लगाव समझ में आता है तो वह उनसे इंटरव्यू करने का अनुरोध करता है ताकि पूरी दुनिया जोआओ और डिंडिम की इस अनोखी दोस्ती के बारे में जान सके। जोआओ पहले डर के कारण मना कर देते हैं, लेकिन फिर एक शर्त पर इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाते हैं कि डिंडिम आज़ाद रहेगा, कोई उसे रोकेगा नहीं और न ही कैद करेगा। पत्रकार एड्रियाना से संपर्क करता है और पुष्टि हो जाती है कि यह वही पेंगुइन है। अगले दिन पत्रकार अपनी टीम के साथ जोआओ के घर आता है। इंटरव्यू के दौरान जोआओ बताते हैं कि डिंडिम 2 साल से उनके पास आ जा रहा है। वह हर साल जून में आता है और दिसंबर में चला जाता है। उन्हें यकीन है कि डिंडिम आगे आने वाले सालों में भी आता जाता रहेगा। उनकी पत्नी भी बताती है कि डिंडिम भी हर बार जोआओ से मिलकर बहुत खुश होता है। यही पता चलता है कि डिंडिम हर साल लगभग 8000 किलोमीटर की यात्रा करता है, पैटागोनिया से इल्हा ग्रांडे तक, सिर्फ अपने दोस्त जोआओ से मिलने के लिए। इस भावुक टीवी इंटरव्यू के बाद एड्रियाना और उसकी टीम को एक बड़ी रिसर्च ग्रांट ऑफर की जाती है। बदले में उनसे कहा जाता है कि वे डिंडिम को और गहराई से अध्ययन के लिए अर्जेंटीना रिसर्च लैब को सौंप दें। इसी बीच एक बार फिर डिंडिम के माइग्रेशन पर लौटने का समय आ जाता है। वह बार बार जोआओ की ओर देखता है जैसे उन्हें अलविदा कह रहा हो। फिर वह समुद्र में उतर जाता है ताकि बाकी पेंगुइनों के पास लौट सके। डिंडिम को आते हुए देखकर एड्रियाना दुविधा में पड़ जाती है कि उसे रिसर्च सेंटर को सौंपे या नहीं। वह जानती है कि यह ग्रांट उनकी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही वह यह भी मानती है कि डिंडिम एक आज़ाद जीव है। लेकिन कुछ महीनों बाद माइग्रेशन से ठीक पहले एड्रियाना को मजबूरी में अपनी बॉस की बात माननी पड़ती है। वह भारी मन से डिंडिम को एक पिंजरे में डालकर रिसर्च सेंटर की ओर निकल पड़ती है, लेकिन पूरे रास्ते उसके मन में अपराध बोध बना रहता है, जैसे वह किसी दोस्त से उसकी आज़ादी छीन रही हो। इधर जोआओ अपने दोस्त की वापसी की तैयारी कर रहे होते हैं। पत्रकार और बहुत से लोग वहां मौजूद होते हैं। इसी दौरान जोआओ डिंडिम के छोटे से घर में अपने बेटे मिगेल का वह तोहफा देखते हैं। वह उसे डिंडिम का उनके लिए तोहफा मानते हैं और संभाल कर रख लेते हैं। उधर अर्जेंटीना में एड्रियाना और कार्लोस रिसर्च सेंटर के गेट पर पहुंचते हैं। कार्लोस कुछ कागजी कार्रवाई के लिए गाड़ी से उतरता है। तभी एड्रियाना देखती है कि डिंडिम अपने बॉक्स को खोलने में कामयाब हो गया है। वह जानबूझकर उसे रोकती नहीं, बल्कि चुपचाप उसे गाड़ी से उतरते हुए देखती रहती है, जैसे उसने डिंडिम को उसकी आज़ादी लौटाने का फैसला कर लिया हो। कार्लोस के वापस लौटने पर वह उसे समझाती है कि डिंडिम ने खुद ही अपना रास्ता चुन लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि वह सुरक्षित रहेगा। इधर जोआओ और मारिया समुद्र के किनारे बैठे डिंडिम का इंतजार कर रहे होते हैं। उनके साथ गांव के लोग और पत्रकार भी कैमरे लेकर खड़े रहते हैं ताकि डिंडिम की वापसी का यह अनोखा पल सब अपनी आंखों से देख सकें। लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब डिंडिम नहीं आता तो लोग एक एक करके निराश होकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर डिंडिम दूर कहीं समुद्र तक पहुंचने की कोशिश में ऊंची चट्टानों से फिसलकर नीचे गिर जाता है और वह बुरी तरह घायल होकर वहीं बेहोश हो जाता है। इधर डिंडिम के न आने से टूट चुके जोआओ भी आखिरकार उदास मन से घर लौट जाते हैं। लेकिन डिंडिम हार नहीं मानता है। होश में आते ही बुरी तरह जख्मी हालत में भी वह किसी तरह समुद्र तक पहुंचता है और पानी में कूदकर आगे बढ़ने लगता है। घर पहुंचकर जब जोआओ अपनी पत्नी को डिंडिम के घर में मिला, वह हरा गिफ्ट बॉक्स दिखाते हैं तो मारिया बताती है कि यह बॉक्स कैलिस्टा ने मिगेल को उसके जन्मदिन से ठीक 1 दिन पहले दिया था। जब वे बॉक्स खोलते हैं तो अंदर एक छोटा सा ब्रेसलेट होता है। उसे देखते ही दोनों भावुक होकर अपने बेटे को याद करने लगते हैं। अगली सुबह मारिया जोआओ को समझाती है कि मिगेल को खोना सिर्फ एक हादसा था और उन्होंने कभी इसके लिए जोआओ को दोषी नहीं माना। उसी पल मानो जोआओ वर्षों से अपने भीतर दबाए बैठे अपराध बोध से मुक्त हो जाते हैं। शाम होते ही वह अपने मछुआरे दोस्तों से मदद मांगते हैं। कहते हैं कि जैसे उन्होंने अपने बेटे को खोया, वैसे डिंडिम को नहीं खोना चाहते। उनके साथ सारे मछुआरे अपनी नावें लेकर डिंडिम की तलाश में निकल पड़ते हैं। सारे लोग पूरी रात खोजते रहते हैं, लेकिन डिंडिम उन्हें कहीं नहीं मिलता। थकान और अंधेरे से डरकर पूरा समूह लौटने का फैसला करता है। फिर भी जोआओ और उनके बचपन के दोस्त कैलिस्टा के पिता उम्मीद नहीं छोड़ते और सुबह तक ढूंढते ही रहते हैं। सुबह की हल्की रोशनी में
आखिरकार जोआओ को पानी में कुछ तैरता हुआ दिखता है। वह डिंडिम होता है, बेहोश पड़ा हुआ। जोआओ बिना एक पल सोचे पानी में कूदकर उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन वह हिलता नहीं है। जोआओ को लगता है कि उन्होंने डिंडिम को खो दिया है। वह टूटकर रोते हुए उससे माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन तभी डिंडिम धीरे से अपनी आंखें खोल देता है। ये देखकर सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वे तुरंत उसे मछलियाँ खिलाते हैं। जोआओ के साथ उनके दोस्त खुशी से झूमने लगते हैं कि आखिरकार डिंडिम सुरक्षित उनके पास वापस लौट आया है। इसके बाद डिंडिम की वापसी के सम्मान में एक छोटा सा जश्न मनाया जाता है। जोआओ, उनके दोस्त और परिवार घर में एक साथ भोजन करते हैं। कैलिस्टा की बेटी डिंडिम को इस मिलन समारोह में लेकर आती है। सभी लोग उसके जिंदा होने और साथ होने की खुशी मनाते हैं। कुछ दिनों बाद डिंडिम फिर से जोआओ की ओर देखता है, जैसे कह रहा हो, अगले सीजन में फिर से मिलेंगे दोस्त, और उन्हें अलविदा कहकर समुद्र में चला जाता है। अंतिम क्रेडिट्स में बताया जाता है कि डिंडिम लगातार 8 साल तक जोआओ से मिलने आता रहा, लेकिन एक दिन वह चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। शायद इसलिए क्योंकि डिंडिम को अपनी कोई साथी मिल गई और उसने अपना खुद का परिवार बसा लिया। इसके बाद हमें असली जोआओ और पेंगुइन डिंडिम की इस अद्भुत दोस्ती की कई तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जिनकी सच्ची कहानी से प्रेरित होकर ये मूवी बनाई गई। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।